अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम तवाना पाकिस्तान शायगान के साथ में मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर आमिर महमूद। नाज़रीन, आज हम फूलों के शहर पेशावर से आपसे मुखातिब हैं। जो हमारा दिल है उसके बगैर ज़िंदगी का वजूद नामुमकिन है। उसको खून सप्लाई करने वाली जो नालियाँ होती हैं उनको हम कोरोनरी आर्टरीज़ कहते हैं, और उनमें किसी भी वजह से बीमारी आ जाए तो दिल के अमराज होते हैं जिसे हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ कह देते हैं। और उसकी जो शदीद तरीन नौइयत होती है वो हार्ट अटैक की सूरत में जो है वो ज़ाहिर होती है, जो खुदा न खासा जानलेवा भी साबित होता है। जिन एक्सपर्ट को हमने स्टूडियो में दावत दी है वो हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद तारिक खान साहब, हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट हैं सर्जरी डिपार्टमेंट के, और एसोसिएट डीन भी हैं पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, जो पेशावर का मुमताज़ तरीन दिल के अमराज का इदारा है। सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम सर। सबसे पहले तो सर, चूँकि हमारे यहाँ पर तालीम का फुकदान है, लोगों को ये नहीं पता होता कि दिल की जो शरियानें होती हैं उनकी बीमारी होती क्या है और वो किस किस शक्ल में ज़ाहिर हो सकती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सर इसके ऊपर रोशनी डालिएगा। सादा सी चीज़ से स्टार्ट करते हैं कि ये क्या बीमारियाँ होती हैं और इसकी जो पेशेंट के अंदर जो मैनिफेस्टेशंस हो रही होती हैं, किस शक्ल में बीमारी नमूदार हो रही होती है, वो क्या क्या हो सकती हैं सर? थैंक यू जी। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपकी पूरी टीम का शुक्रिया कि आपने मौका दिया। आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक और बर्निंग टॉपिक और यस। अपकमिंग चैलेंज है दुनिया के लिए और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इससे सफरिंग ऑलरेडी है और आगे ये बढ़ती जा रही है। दिल की बीमारियां, ठीक है, वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें तो सबसे लीडिंग कॉज इस वक्त जो मौत का बायस बनती हैं या डिसेबिलिटी, मतलब डिसेबिलिटी ये कि एक बंदा नॉर्मल लाइफ नहीं गुजार सकता किसी भी सूरत, ठीक, वो है दिल के अमराज। और दिल के साथ सर-ए-फ़हरिस्त हैं साथ ये पूरी दुनिया में। अच्छा, ये पूरी तो दुनिया दुनिया में। की बात होगी और पाकिस्तान में भी यही सिनेरियो है सर। हम भी दुनिया से मुख्तलिफ तो नहीं हैं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि हम तो बाकी तमाम दुनिया चीज़ों से में, मनफी चीज़ों में हम अनफॉर्चुनेटली आगे हैं उनसे। अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। प्लस फिर फॉलेज भी, चूँकि इसी से रिलेटेड बीमारी तकरीबन सेम ही है, वो दूसरे नंबर पे आता है। सो कार्डियोवैस्कुलर अगर हम देखें ना, कार्डियोवैस्कुलर मतलब दिल और रगों की कार्डियो हो गया बीमारियाँ, दिल और वैस्कुलर वेन वैस्कुलर हो रगे गया हैं। रगों की बीमारी। जी। सो कार्डियो और वैस्कुलर दोनों मिला के इस वक्त लीडिंग कॉज है पूरी दुनिया में अमवात के बायस बनता है, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा सर, अब इसमें होता क्या है? मतलब दिल है हमारा, जब से ज़िंदगी वजूद में आती है, बच्चा एक पैदा होता है, उससे पहले दौरान हमल ही शायद हमारे नाज़रीन को ये भी पता ना हो कि प्रेगनेंसी के शायद चौथे या 5वें हफ्ते में बच्चे का दिल बन के धड़कना भी शुरू हो जाता है। ये लोगों को आमतौर पर नहीं पता होगा। माँ के पेट से लेकर दिल धड़कना शुरू होता है कब्र तक जाने तक। अब इस दौरान जो दिल है उसने पूरे जिस्म में खून देना है, जिसके ज़रिए ऑक्सीजन जाएगी और ग़िज़ाइयत जाएगी हमारे एक एक खुलिये तक। अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम, फ्लॉलेस मेटिकुलस निज़ाम बनाया हुआ है। अब वो ऐसा क्या होता है सर कि दिल की जो ये शरियानें होती हैं उनमें तंगी आना शुरू हो जाती है या वो बंद हो जाती हैं, जिसकी वजह से फिर हार्ट अटैक भी हो सकता है, एंजाइना भी हो सकता है। वो तब्दीलियाँ क्या होती हैं जो शरियानों में आती हैं? तो देखिए, इसको हम अमूमन 2 से 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जी सर। ठीक है। अब होता क्या है कि कुछ लोग पैदाइशी तौर पर एट रिस्क होते हैं कि उनको दिल की खुदा न खास्ता कोई बीमारी लाहक हो सकती है या जल्दी लाहक हो सकती है। वो ख़ानदानी, जेनेटिक या मेटाबॉलिक कोई भी जो हमारी पैदाइशी तौर पर एक है, वो उनके साथ एक रिस्क ज़्यादा होता है। एक रिस्क फैक्टर उनके ये साथ उनकी पैदाइशी फैमिलीज़ में तौर चला पर आ चल रहा है होता दिल के है। अमराज। जेनेटिक्स हैं, कुछ मुख्तलिफ जीन्स हैं जो इसके साथ हाई रिस्क के साथ एसोसिएटेड हैं, फैमिली हिस्ट्री है, और माँ बाप में, बहन भाइयों में अगर रिस्क फैक्टर ज़्यादा हैं, साथ में और बीमारियां जिस तरह शुगर है, ब्लड प्रेशर है और इस तरह की चीज़ों की, स्मोकिंग हो गया, टोबैको यूज़ इन एनी फॉर्म, तो वो रिस्क फैक्टर जितने बढ़ते जाते हैं वो इस जो पैदाइशी रिस्क है उसके साथ एड अप होके और उसका रिस्क बढ़ा देता है। एक तो ये हो गया पैदाइशी। फिर है, हम कहते हैं अक्वायर्ड। अक्वायर्ड का मतलब है कि जैसी ज़िंदगी गुजरती जाती है, सो आपके खाने पीने पे, आपकी एक्टिविटी, आपके लाइफस्टाइल, आप ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं, ज़िंदगी ये जो है तर्ज़ ज़िंदगी पे, उसके मुताबिक वो बीमारी जल्दी भी हो सकती है, तेज़ी से बढ़ सकती है या हो भी नहीं सकती। वो डिपेंड करता है कि आप अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं। अब अमूमन लोगों का ख्याल ये होता है
कि जी मैंने रात को ये खाया तो ये सुबह मुझे हार्ट अटैक हो गया, या मैंने पिछले हफ्ते शादी अटेंड की थी और उसमें थोड़ा सा खाना ज़्यादा खाया था तो मुझे हार्ट अटैक हो गया। ऐसा नहीं है। बहुत कम ऐसे केसेस होंगे जिसमें कोई ऑल ऑफ अ सडन कोई अगर आपकी आर्टरी में, नस में, रगों में कोई क्लॉट बन जाए और वो लोथड़ा सा जो खून जम जाए और वो आपको हार्ट अटैक करे, जो कि बहुत कम केसेस में होता है। मेजॉरिटी जो केसेस हैं उसमें एक हम कह देते हैं प्लैक बनता है, जिस तरह एक अंदर जो है वो गंद सा जम जाता है, जमना शुरू हो जाती तह है, जमना शुरू हो जाती है, जो कि खून के बहाव के अंदर रुकावट पैदा करती है। अब वो तह जो है वो डेवलप होती है ओवर द ईयर्स, आहिस्ता आहिस्ता, 5 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, ठीक है। अब ये लोगों को ये ख्याल होता है कि जी मैंने कल ये किया परसों, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। होता क्या है कि आपकी मुसलसल एक एक्टिविटी, खाने पीने का, आपकी तर्ज ज़िंदगी जिस तरह मैंने बताया, वो ओवर द ईयर्स जब वो परमानेंट होता जाता है और वो तह जमती जाती है और एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचे जब वो वाकई खून की रवानी। अब देखें, दिल को, पूरे जिस्म को खून पहुंचाना है, लेकिन दिल को खुद भी खून ही चाहिए। एग्जैक्टली, ठीक है। अब वो दिल तो धड़क रहा है, वो पूरी बॉडी को तो खून पहुंचा रहा है, तो दिल वो खून कम नहीं कर सकता, वरना हमें जिंदगी गुजारने में मुश्किल होगी। जी बिल्कुल। लेकिन दिल को खुद भी तो जिंदा रहना है। एग्जैक्टली। तो जब वो तय इतनी जम जाती है कि दिल की अपनी खून की सप्लाई कम होना शुरू हो जाए, वो फिर हार्ट अटैक और इन चीज़ों का बाइस बनना शुरू हो जाती है। ये एक दिन 2 दिन में नहीं होता, ये ओवर द ईयर्स होता है, ये पूरा प्रोसेस है। और इसको अगर अर्ली डिटेक्ट किया जाए, अब आगे हम बात अगर करें प्रिवेंशन की तरफ कि कैसे बचा जा सकता है, कैसे रोका जा सकता है, कैसे कम किया जा सकता है, जो लोग ऑलरेडी एट रिस्क हैं या नहीं भी हैं और वो चाहते हैं कि जी हमें ये बीमारी ना हो, सो इसके लिए फिर आपको तर्ज ज़िंदगी में जो आपकी चेंजेस हैं, जो तब्दीलियाँ हैं, वो लानी पड़ेंगी। अच्छा, इसका मतलब आपकी इस गुफ्तगू से जो मैंने अंदाज़ा लगाया या नतीजा अख़ज़ किया वो ये कि कुछ रिस्क फैक्टर ऐसे हैं जो बियॉन्ड आवर कंट्रोल हैं, वो आपके साथ हैं, उनको ऊपर आपका इख्तियार नहीं है। मसलन आपकी फैमिली के अंदर मोटापा चला आ रहा है या दिल के अमराज चले आ रहे हैं, उनके ऊपर आपका इख्तियार नहीं, वो शायद आपके जीन्स के अंदर ही है। दूसरे जो आपने फैक्टर सर बताए वो मॉडिफाइबल फैक्टर हैं, यानी कि हमारे तर्ज ज़िंदगी से मुतल्लिक हैं। हम चाहें तो उनको कंट्रोल कर लें तो इस बीमारी को हम डिले भी कर सकते हैं, हो सकता है ना भी होने दें, रोक सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि ये आपके अपने इख्तियार में, आपके अपने हाथ में है कि आप ये चेंजेस करें। अच्छा, तो अब एक नया कॉन्सेप्ट है, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, एक नया कॉन्सेप्ट है रिवर्स प्लैकिंग। ठीक है। अब रिवर्स में क्या होता है कि आप जो बीमारी हो चुकी है उसको भी रिवर्स किया जा सकता है। एक्सीलेंट सर, ये तो बड़ी ठीक है, उम्मीद अफजार खुशी की बात आपने बताई। रिवर्सिंग दैट प्रोसेस इज अ ह्यूज थिंग। एग्जैक्टली, कि किसी को हो भी चुका है लेकिन उस पे भी वो काम कर सकते हैं। सो देयर इज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, इन सिंपल वर्ड्स। अच्छा सर, जो हमारे मूवीज के अंदर, ड्रामों के अंदर एक टिपिकल एक दिखाया जाता है, दिल के दौरे का सिंबॉलिकली दिखाया जाता है कि एक एक्टर है या एक्ट्रेस है तो उसको दिल का दौरा पड़ा है, और यहाँ पर टिपिकल वो होता है कि जी यहाँ पर छाती में दर्द हुआ है तो जनाब ये दिल का दौरा पड़ गया उसको। पहली बात तो ये बताइए कि दिल के हर दौरे में यहाँ पर छाती में दर्द होना ज़रूरी है? और दूसरा सवाल का हिस्सा सर ये है कि हमारी मोर देन 30% पॉपुलेशन हमारी डायबिटीज़ का शिकार है, शुगर का शिकार है, और उसमें आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि हमारे जो आसाब हैं वो भी मुतासर होते हैं, उसकी वजह से दर्द का एहसास भी कम हो जाता है। तो क्या डायबिटिक्स के अंदर इस तरह पॉसिबल है कि विदाउट चेस्ट पेन भी मरीज़ को दौरा पड़ जाए? अच्छा, पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि दिल के जो अटैक है ना, या दिल की जो बीमारी है, अभी हम रगों की बीमारी की बात कर रहे हैं, ठीक है, बाकी बीमारियां तो अलग है। रगों की स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं, जो हार्ट अटैक वगैरह कॉमनली जिसको लोग हार्ट अटैक बोलते हैं, वो बहुत मुख्तलिफ शक्लों में आपके सामने आ सकते हैं, डिफरेंट आप महसूस कर सकते हो। ठीक है। सो जो टिपिकल है, सबसे कॉमन, जो आम आवाम को या आम लोगों को पता है कि जी छाती में दर्द हुआ, वो तस्वीरें भी हम देखते हैं, वीडियोस भी देखते हैं, बंदे ने सीना पकड़ा हुआ है और वो कह रहे हैं कि जी इसको हार्ट अटैक हो रहा है। ये बड़ा टिपिकल है कि सीने में दर्द होना, जॉ की तरफ, ये जबड़े में दर्द, कंधे की तरफ जाना, हाथ में पेन होना, और ख़ास तौर पे चलते वक्त कि जब मैं थोड़ी एक्सर्शन करूं, मैं चलूं या मैं सीढ़ी चढ़ूं या मैं चढ़ाई चढ़ूं, तो मुझे सीने पे भारीपन या दर्द, और ये दर्द आगे बाजू की तरफ या जबड़े की तरफ जाता है, उसकी तरफ रेडिएट होता है। ये टिपिकल है। लेकिन कुछ लोग ऐसे प्रेजेंट करते हैं,
सारे नहीं। सारे नहीं। ठीक है, अब कुछ लोगों को सांस फूलती है, कुछ लोगों को यहाँ पे हैवीनेस फील होती है। अच्छा, इसमें एक जो सबसे बड़ा हमारे लिए चैलेंज होता है, मैदे का दर्द, क्योंकि हमारे यहाँ मैदा बहुत कॉमन एक मैदे के अमराज बहुत अमराज अल्सर हैं वगैरह हैं, हमारे एसिडिटी खाने है। पीने से और चीज़ों से, आगे चल के इस पे बात करेंगे। मेजॉरिटी लोग जब उनको मैदे का दर्द होता है, एक्चुअली जो हार्ट अटैक चल रहा होता है और वो प्रेजेंट यहाँ पे करता है, और वो जाते हैं और वो बयान भी मैदे की तकलीफ ही कर रहे होते हैं जी, पेट में दर्द हो और रहा है। सामने अगर कोई डॉक्टर साहब या कोई नर्स या इमरजेंसी में या कोई भी उस वक्त हेल्थ केयर वर्कर कोई मौजूद है, उसको भी वो कभी कभार इंटरप्रेट नहीं कर पाते या डायग्नोज नहीं कर पाते, और वो मैदे की एक गोली या इन्फ्यूजन या ड्रिप वगैरह लगा के घर भेज देते हैं। हमें, अगर मैं अपनी प्रैक्टिस की बात करूँ ना, हम जब कॉमनली मरीज़ को देखते हैं, आपको इनिशियल तकलीफ क्या हुई थी, जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो वो कहते हैं जी मैदे में हल्की सी तकलीफ हुई थी, थोड़ा बहुत ज़रा बदपरहेज़ी की थी और खाया पिया था तो मैदे में तकलीफ हुई थी, हालांकि वो मैदे की तकलीफ नहीं हुई थी। अच्छा, फिर क्या हुआ, उन्होंने मैदे की दवाई दी, हम घर गए लेकिन ठीक नहीं हुआ, फिर वापस आया, फिर दोबारा उस तरफ, जब वो टाइम जो एक्चुअल, अब देखें हार्ट अटैक को टाइम पे डायग्नोज करना बड़ा ज़रूरी है। इट्स अ रेस अगेंस्ट टाइम। ठीक, मिनट इज मसल, Oh, जितने yes. मिनट गुजरते ज़ाया जाएंगे होते जाएंगे, उतना हार्ट मसल ज़ाया होता डैमेज होता जाएगा। डैमेज होता जाएगा। अब वो जब घर जाता है, फिर वापस वो घर वाले भी कुछ टोटके आजमाते हैं हमारे, है ना, ये कर लें, ये पी लें, ये खा लें, फलां की गोली ले लें, फलां की गोली ले लें। हमारे तो पेट दर्द में लोग 7 अप और इस तरह की कोल्ड ड्रिंक पिला देते हैं, हमारे ठीक हो फलां को जाएगी जी। ये हुआ था तो उन्होंने ये गोली खाई थी तो वो ठीक हो गए थे। वो सब करने के बाद फिर भी जब ठीक नहीं होता, फिर वो दोबारा हॉस्पिटल जब प्रेजेंट करते हैं या किसी और डॉक्टर के पास जाते हैं, और वो जब उनके टेस्ट वगैरह या कोई भी करते हैं, उसमें पता चलता है आपको तो हार्ट अटैक चल रहा है। तो मैदे की और तकलीफ उस हो वक्त तक गई, कितना नुकसान हो चुका होता होगा सांस फूलना हो गया, सीने में छाती में दर्द हो गया, ठीक है। तो ये बहुत सारी सूरतों में, अच्छा थकावट, बिला वजह थकावट, कि आपको और कोई बीमारी नहीं है लेकिन आप थके थके और एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं, थोड़ी सी एक्टिविटी करते हैं लेकिन आप एग्जॉस्टेड फील करते हैं, कैन बी ए कार्डियक सिम्पटम। ठीक है, अब उसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है इग्नोर करने का। हमारे लोगों को आदत है, या हम सबको, कि हम लाइट लेते हैं चीज़ों को, लाइट ले लेते हैं, नहीं, और कोई ये सोचता नहीं है, जहन उस तरफ नहीं जाता कि मुझे भी दिल की तकलीफ हो सकती है। अब वो वाला नॉर्म चला गया कि हम जाते थे, हम सुनते थे कि 60 70 80 साल में कोई दिल की सर। अब बीमारियां तो होती सडन हैं। कार्डियक अरेस्ट यंग लोगों में हो रहे हैं। बिल्कुल, सो अब यंग 26 साल के, अभी मेरे दोस्त हैं, उनके 26 बेटे साल की का, वफात हुई। 28 या 30 साल का लड़का या लड़की कैसे सोचेंगे कि वो मुझे भी दिल की तकलीफ जहन होगी? ही नहीं मानता सर, नहीं मानता। सो जहन उस तरफ जाता नहीं है। ठीक, सो पहले तो ये मेक श्योर करना कि यार अगर तकलीफ है तो उसको सीरियस लिया जाए, लाइट ना लिया जाए और इग्नोर ना करें, वन। दूसरा, ये सिर्फ छाती के दर्द के साथ नहीं प्रेजेंट करते, मुख्तलिफ अलामात हो सकते हैं, ठीक है। तीसरा, डायबिटीज़ की तरफ स्पेसिफिक बात करें। डायबिटीज़ में जहाँ बाकी पूरा जिस्म, डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो सर से पैर तक कोई चीज़ नहीं छोड़ती, मदर ऑफ ऑल इलनेसेस। ठीक है। अब वो सर से पैर तक उसने किसी चीज़ को नहीं छोड़ना, हार्ट इज़ वन ऑफ देम एज वेल। यस, ठीक है। सो जिन लोगों में डायबिटीज़ है उनमें हार्ट रिस्क ज़्यादा है, जिन लोगों में अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है उनमें और ज़्यादा है। कंट्रोल डायबिटीज़ में भी हार्ट का रिस्क है, अब फिर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ और रिस्क बढ़ गया। अब उनमें अगेन अलामात डिफरेंट हो सकती हैं, जिसको हम कहते हैं साइलेंट एमआई, क्वाइट एमआई, एसिम्प्टोमेटिक हैं। वो कहते हैं मुझे कोई फील ही नहीं हुआ, मुझे तो कोई तकलीफ ही नहीं हुई, एग्जैक्टली। लेकिन उनको अंदर डैमेज पूरा हो चुका होता है। वो तब हमारे पास आते हैं या किसी डॉक्टर के पास जाते हैं जब वो तकलीफ इस हद तक बढ़ जाए कि उनकी ज़िंदगी अफेक्ट होना शुरू हो जाती है। उसमें एक चीज़ हम क्या करते हैं, हमारे लोग जब तकलीफ बढ़ती है ना, तो वो अपनी एक्टिविटी को कम करना शुरू करते हैं, अपनी मसरूफियात को कम करना शुरू करते हैं, सीढ़ियाँ कम करना बंद कर देते हैं, वॉक करना कम कर देते हैं या एक्सर्शन कम कर देते हैं, और वो समझते हैं मैं ठीक हो रहा हूँ, हालांकि अंदर अंदर वो बीमारी उनको नुकसान पहुँचा रही होती है। जब बहुत ही बिल्कुल ही वो बैठ जाते हैं या बिल्कुल ही ख़राब कंडीशन तक पहुँच जाते हैं, फिर वो जाते हैं डॉक्टर के पास कि जी मेरा ख्याल है मुझे चेकअप करना चाहिए, और उस वक्त तक शायद काफ़ी देर हो चुकी होती है, काफ़ी सारे लोगों में देर हो चुकी होती है। सो डायबिटीज़ में टिपिकल ज़रूरी नहीं है, हो सकता है 40% डायबिटीज़ हम कहते हैं डायबिटिक पेशेंट्स में टिपिकल आपको सिम्टम्स नहीं फील होंगे, 40%। इसका मतलब है शुगर के मरीजों को अगर इवन के कोई भी आर्जा नहीं है दिल का, तब भी कम से कम बेसिक इन्वेस्टिगेशन जरूर करवाते रहा करें। सो हर साल कम से कम करवा लिया करें। बिल्कुल। सो अब 40% डायबिटिक्स को प्रॉपर जो टिपिकल सिम्टम जिसको हम कहते हैं कि टिपिकली एक हार्ट अटैक की प्रेजेंटेशन के साथ नहीं आएंगे, उनको फील नहीं होगा,
इवन डॉक्टर्स को भी सामने चैलेंज होता है कि यार वाकई इसको दिल का मसला है भी कि Exactly. नहीं है। सो दैट इज़ 40%। ठीक है, उनको मुख्तलिफ चीज़ें फील होती हैं। अगेन, जल्दी थक जाना, सांस का फूलना, लेथार्जिक रहना, एग्जॉस्टेड रहना, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है इसके अंदर, शुगर के चेकअप के साथ अगर आपको डायबिटीज़ ऑलरेडी हो गई है, सो एटलीस्ट साल में एक दफ़ा, अगर ज़्यादा नहीं भी कर सकते, अपना थॉरो चेकअप करें इंक्लूडिंग हार्ट, ताकि आपके रिस्क फैक्टर को और रिस्क फैक्टर्स को इवेलुएट किया जाए, देखा जाए कि शुगर के साथ कोई और चीज़ें तो नहीं ख़राब हो रही, और उनको टाइमली हैंडल या टैकल किया जाए। राइट सर। अच्छा सर, इसमें जो अगर हम जो दिल की शरियानों के मसाइल हैं जिसमें वो तंग भी हो सकती हैं, जिसे हम नैरोइंग कह देते हैं, या बंद भी हो सकती हैं, टोटल ओक्लूजन भी हो सकता है, इसको डिटेक्ट करने के लिए कि कितनी शरियानें मुतासिर हैं और किस हद तक मुतासिर हैं, कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं सर? अच्छा, अब इसमें एक तो है नॉन इन्वेसिव का मतलब ये कि आपने एको कर लिया, आपने ईसीजी कर लिया, आपने ब्लड टेस्ट कर लिए, और आजकल जो सब जो बगैर बेहोश किए, जो बगैर मतलब कोई वो किए हुए, सुई चुभे आप हुए, वैसे सुई ही चुभे आपको हुए या हो वैसे ही आपको नॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस में जी बिल्कुल कुछ सर। ना कुछ अगर ईसीजी आपको भी उसमें आ जाती है, ईसीजी आ ईसीजी भी जाएगी। आ जाती है। लेकिन ईसीजी में एक चीज़ है, उसके देखिए हर टेस्ट के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम अपनी ज़बान में स्पेसिफिसिटी या सेंसिटिविटी कहते हैं, कि उसकी डायग्नोस्टिक वैल्यू कितनी है और फॉल्स डायग्नोस्टिक वैल्यू कितनी है, ठीक है। ईसीजी आपको अगर प्रीवियसली कोई चेंजेस हैं या प्रीवियस अटैक हो चुके हैं, तो वो तो आपको दिखा देगा, या उस वक्त अगर आपको कुछ हो रहा है और हार्ट अटैक ऑन गोइंग है, तो ईसीजी बिल्कुल पॉजिटिव आएगी। अमूमन जब आप लोग जाते हैं या हम सब जाते हैं और किसी भी क्लिनिक में जाके हम ईसीजी करवाते हैं, यूजुअली वो नॉर्मली आती है। एग्जैक्टली, क्योंकि उस वक्त आपको अगर प्रीवियस अटैक नहीं हुआ या आप उस एक वक्त normal आपको state में अटैक हैं। चल नहीं रहा, आप नॉर्मल स्टेट में है ना, ईसीजी ऑलमोस्ट, नॉर्मल आएगी। हाँ, वही ईसीजी जब अटैक के दौरान होती है या आप तो एक्सर्शन वहाँ से करेंगे चेंजेस आ जाएंगी उस पे। तो उसमें चेंजेस आएंगी। सो सिर्फ रेस्टिंग ईसीजी पे इक्तफा करना एग्जैक्टली, जरूरी नहीं है। एक तो ईसीजी हो गई, चलें, और इसके एको अलावा कर सकते हैं, स्ट्रेस एको एको कर भी सकते हम हैं, कह सकते हैं सर कि स्ट्रेस अल्ट्रासाउंड है दिल का, सादा अल्फाज में। एग्जैक्टली। तो ये वो है जो नॉन इन्वेसिव मैंने कहा। जी ठीक है सर। फिर उसके बाद एक बंदे को, जिस तरह आप डॉक्टर को, फिजिशियन को, कार्डियोलॉजिस्ट को, या हमें लगता है या पेशेंट को लगता है कि नहीं जी मुझे कुछ तो है, वो डिपेंड करता है कि उसके बाकी रिस्क फैक्टर कितने हैं। फैमिली हिस्ट्री है, डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, स्मोकर है, डिसलिपिडीमिक है, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रह रहा है, ओबीज है, ठीक है, एक्टिविटी लाइफस्टाइल उसका ऐसा है कि सारा दिन ऑफिस में बैठ के काम करना है या बैठे रहना है, कोई ज्यादा एक्सरसाइज भी नहीं है, एक्टिविटी नहीं है कोई। इन सारे रिस्क फैक्टर्स को जब आप देखते हो, फिर अब आजकल जो मॉडलिटी अच्छी आ गई है वो है सीटी कोरोनरी। सीटी स्कैन है, वो आपको स्क्रीन करके बता देता है कि जी वाकई अंदर कुछ है कि नहीं है। अब सीटी में मुख्तलिफ चीज़ें हैं, उसमें कैल्शियम स्कोरिंग है, उसमें प्लेक की स्कोरिंग है, उसमें इवन सीटी एंजियोग्राम, जिस तरह एंजियोग्राफी होती है, वो सीटी स्कैन आपको एंजियोग्राफी करके बता देता है, बगैर कैथेटर्स डाले और वो पूरा प्रोसेस किए आपको बता देता है कि आपको बीमारी है या नहीं है, और है तो कितनी है। और ये टेस्ट बिल्कुल आपने जैसे फरमाया कि बिल्कुल ऐसे हैं जिसमें कोई तकलीफ नहीं है। जैसे हम एक्सरे करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, मरीज को ना बेहोश करना पड़ता है, ना कोई टीका लगाना पड़ता है, तो ये सारे नॉन इन्वेसिव। अब उसके बाद हम चलते हैं डेफिनेटिव डायग्नोसिस की तरफ, कंफर्म करने के लिए। अब अगर आपको सीटी स्कैन नहीं कराना ना, आपको डेफिनेट आंसर चाहिए, या आपने सीटी स्कैन करा लिया लेकिन सीटी स्कैन में कोई खराबी आई है या कोई प्रॉब्लम है, उसको कंफर्म करने के लिए फिर आप कन्वेंशनल जो नॉर्मल एंजियोग्राफी है वो कराते हैं। वो डायग्नोस्टिक है आपको बताने के लिए कि बीमारी है या नहीं है, अगर है तो कितनी है, और एक रग में है, 2 में है, 3 में है, कितने में है, उसके बेस पे फिर आप मजीद डिसाइड करते हैं कि अब इनको मैनेजमेंट प्लान क्या है इसका। अच्छा सर, जब से सोशल मीडिया और ये जो गैजेट्स हमारे मुल्क में आई हैं, तो लोग बहुत ज़्यादा, ख़ास तौर पर जो ज़रा थोड़े पढ़े लिखे होते हैं, वो पहले से भी गूगल कर लेते हैं। तो अक्सर मैंने देखा है, एज ए डॉक्टर अगर बात करूं, एंजियोग्राफी का किसी को बताएं, कुछ लोग तो मतलब 2 सेट्स ऑफ पेशेंट्स होते हैं, कुछ लोग तो बहुत ही लाइट लेते हैं कि शायद ये एक नॉन इन्वेसिव टेस्ट होगा, जिस तरह हम ईसीजी करवा लेते हैं, जिस तरह खून का कोई टेस्ट हो जाता है, तो शायद इतनी ही आम सी चीज़ होगी। और जो ज़रा गूगल सर्च कर लेते हैं वो समझते हैं कि शायद ये कैबेज होने जा रहा है और कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन है, हालांकि रियलिटी जो है वो दरमियान में है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि एंजियोग्राफी का थोड़ा सा प्रोसीजर भी लोगों को एक्सप्लेन कर दें सर। पहली चीज़ तो ये कि हम लोग कभी कभार जो हमें सुनने को मिलता है ना, हमारे पेशेंट आते हैं और हमें बताते हैं
कि मैंने टेस्ट इसलिए नहीं करवा रहा कि डॉक्टर कुछ निकाल ना ले या कुछ ना कुछ तो निकल आएगा। मैं उनको हमेशा कहता हूँ यार कुछ होगा तो निकलेगा, एग्जैक्टली, डॉक्टर खुद से तो नहीं खुद आ से तो नहीं सकता। कर सकता ना। ठीक है, और अगर वो निकाल लेते हैं और वक्त पे आपको बता देते तो भी आपका फायदा ही है। आपका टेस्ट कराना अब बिल्ली को और देखकर टाइम पे कबूतर आंखें तो ना बंद करे ना सर। बंद करें, ठीक है। सो डॉक्टर नहीं निकालता, अगर आपका टेस्ट हुआ है और उसमें कोई खराबी है तो डॉक्टर आपको बता देता है कि ये प्रॉब्लम है, ठीक है जी। अब देखें, हर टेस्ट के अगेन पॉजिटिव नेगेटिव्स तो हैं। रिस्क और बेनिफिट रेशो, फायदा और नुकसान का रेशो आप देखते हो कि मैं कोई टेस्ट किसी पे कराऊंगा तो फायदा कितना है, मैं किसी के पैसे खर्च करने जा रहा हूँ, मैं किसी में नीडल इंसर्ट कर रहा हूँ, मैं किसी में कैथेटर पूरा डाल के एंजियोग्राफी कर रहा हूँ, उसका मुझे फ़ायदा, इस मरीज़ को फ़ायदा कितना है और नुकसान कितना है। एंजियोग्राफी एक प्रोसीजर है, लेकिन एक शॉर्ट प्रोसीजर है, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है, और उसमें एक आपको यहाँ अब आजकल कलाई की जो रग होती है हमारी, राइट पे यहाँ पे जहाँ पे हम पल्स फील करते हैं, आजकल कॉमनली सबसे ज़्यादा इसी से होती है, पहले यहाँ से भी होती थी, टांग से भी होती फेमरल थी। आर्टरी से, और अब भी फेमरल से होती है, लेकिन बहुत कम, बिकॉज अब गैजेट्स एडवांस आ गए हैं, अच्छे कैथेटर्स आ गए हैं। पुराने ज़माने में सिर्फ फेमरल यूज़ होती थी, अब बाकी रगे भी यूज़ हो रही है, बट कॉमनली ये रेडियल आर्टरी जो हम जिसके हम पल्स हमेशा फील करते हैं, अपनी नब्ज़ फील करते हैं, जो वहाँ से वो इसमें कैथेटर कैनुला डालता है, उस कैनुला के थ्रू एक तार जाती है, और वो तार जाती है उन शरियानों में जो दिल को खून पहुंचाती है, उसमें एक दवाई डाली जाती है जिसको कॉन्ट्रास्ट कहते हैं, और उसके शॉर्ट वीडियोस बनाई जाती हैं, जिसके अंदर स्क्रीन के ऊपर तमाम प्रोसीजर डॉक्टर को दिखाई दे रहा होता है। होता है। डिफरेंट स्क्रीन्स लगी होती हैं, डिफरेंट एंगल्स होते हैं, और वो जिस तरह आप रिकॉर्डिंग करते हैं तो डिफरेंट एंगल से आप कवर करने की कोशिश करते हैं, इसी तरह हम हार्ट को मुख्तलिफ एंगल से कवर करने की कोशिश करते हैं कि हमें एग्जैक्ट पता चले कि वाकई किसी रग में बीमारी है कि नहीं है, और अगर है तो कितनी है। अच्छा, जहाँ बंद होगी, बंदिश होगी किसी शरियान की, तो वहां से वो डाई आगे ट्रैवल नहीं करेगी, या तो ट्रैवल करे, अगर वो कंप्लीटली बंद है, कर रही है, अगर वो कंप्लीटली बंद है तो फिर तो रुक जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे तो 100% ऑब्स्ट्रक्शन है। कहीं पे आपको नैरोइंग नजर आ रही है, कहीं पे डाई स्टे करके नजर आ रही है, तो आपको लग रहा है कि यहाँ पे बीमारी लाइन बन जाएगी, बारीक लाइन बनेगी, कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन आएगी, कहीं पे उसकी इरेगुलरिटीज नजर आएंगी, एक स्मूथ वेसल नहीं होगी, बिल्कुल सीधी पाइपलाइन की तरह नजर नहीं आएगी। जी सर। सो सिंपल प्रोसीजर है, और मरीज जाग रहा होता है, मरीज जाग रहा होता है, उसको सिर्फ तो यहाँ जहाँ पे कैनुला डालना है वहाँ पे सिर्फ सुन कर देते हैं, वो कैथेटर जाता है, कोई तकलीफ नहीं होती, मरीज तो बिल्कुल अमूमन यूजुअली तकलीफ नहीं होती, और ये शॉर्ट सा प्रोसीजर है। हाँ, उसको तरीके से करना ज़रूरी है। हाँ, कुछ पेशेंट में ये भी है कि अगर उनकी बीमारी बहुत ज़्यादा है या और साथ में प्रॉब्लम्स हैं तो एंजियोग्राफी के नुकसान भी हो सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी केसेस में एंजियोग्राफी बहुत एक लो रिस्क प्रोसीजर है मेजॉरिटी लोगों के लिए, तशखीस के लिए कि डायग्नोसिस मिले और उस पर मज़ीद प्लान किया जाए कि उसको किस ट्रीटमेंट मोडालिटी की ज़रूरत है। अच्छा सर, एक हमारा चूँकि लोगों में ये तो एक अंडरस्टूड बात है कि लोगों में शऊर की कमी है। एक लोग बड़ा गिला ये करते हैं, जी एंजियोग्राफी हम करने गए और जनाब अंदर से हम बाहर बैठे हुए हैं और जनाब कैथ लैब का दरवाज़ा खुला है और जनाब हमें एकदम अफरा तफरी डाल दी गई कि जनाब इनको तो स्टैंड भी डालने की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप एक डलेगा या 2 स्टैंड डलेंगे। तो मैं चाहूँगा कि इसको भी सर थोड़ा सा वाजे करते चलें कि ये सिर्फ तशखीस के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा, इसी प्रोसीजर से हम मरीज का इलाज भी कर सकते हैं। मैं चाहूँगा इसको भी सर ज़रा एलैबोरेट कीजिएगा। उसके डिफरेंट अप्रोचेस हैं। एक को हम कहते हैं सिंगल स्टेज, कि एक ही स्टेज में आपने पहले देखें, तो सबसे पहली बात आती है कि आप पेशेंट को बताते क्या हैं। सो ये जो प्री एंजियोग्राफी या आपने एंजियोग्राफी से पहले अगर पेशेंट को काउंसलिंग अच्छी कर ली, आपने समझा दिया, ज़हनी तौर पर आप तैयार करते हैं कि जी हम जाएंगे, हम एंजियोग्राफी करेंगे, इस तरह से करेंगे, आप प्रोसीजर समझाते हो, फिर आप ये कहते हो कि अगर उसमें बीमारी की नौइयत ऐसी हुई कि उसी वक्त अगर हम उसको फिक्स कर सके या ट्रीट कर सके और स्टेंट की ज़रूरत हुई या बलून की ज़रूरत हुई तो हम उसी वक्त कर देंगे, तो पेशेंट भी फैमिली भी मेंटली प्रिपेयर्ड है और एक ही प्रोसीजर में हो जाएगा सर। और ये सिंगल स्टेज है, सिंगल स्टेज में, ये सिंगल स्टेज, उसी वक्त आपने डायग्नोज किया, उसी वक्त आपने इंटरवेंशन भी कर दी और आपने इलाज भी कर दिया। फिर कभी कभार आता है 2 स्टेज प्रोसीजर। 2 स्टेज में क्या होता है कि आपने एंजियोग्राफी करके तशखीस कर ली कि बीमारी है कितनी, ज़्यादा है, कम है, मेडिसिन के काबिल है कि सिर्फ दवाई दे के इलाज करें, स्टेंट से हो सकता है या नहीं, बीमारी बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा स्टेंट या इवन सर्जरी की तरफ जा सकते हैं। उसमें फिर हम जाते हैं सेकंड स्टेज पे, एंजियोग्राफी करके ख़त्म सारा निकाल के, और उनको हम कहते हैं इस पर आप मशवरा करें, स्टेंट भी डाल सकते हैं, दवाइयों का ऑप्शन है या सर्जरी का ऑप्शन है,
मरीज़ को उसके हवाले से गाइड किया जाता है। फिर दोबारा जब वो डिसाइड करते हैं कि लेट सपोज हमने दवाइयों पे रहना है, बात खत्म, वो कहते हैं नहीं जी स्टेंट आपने कहा था स्टेंट हो सकता है, हम स्टेंट पे राज़ी हैं, दोबारा उनको ले जाके स्टेंट डाल दिया जाता है। प्रोसीजर वही है। थर्ड ये कि उनको स्टेंट भी नहीं डल सकता, दवाइयों से भी प्रॉपर इलाज नहीं हो सकता, या स्टेंट डालें भी किसी केसेस में तो हम कहते हैं ये आपके लिए देरपा इलाज या सही इलाज नहीं है, आपका ऑपरेशन होना चाहिए। फिर उनको हम सर्जन की तरफ भेजते हैं, और सर्जरी की तरफ जब आते हैं, मैं खुद सर्जन हूँ तो मेरी तरफ आते हैं, तो फिर हम उनको समझाते हैं कि ये ऑप्शंस हैं, इसके ये फ़ायदे हैं, इसके ये नुकसान है, दूसरा ऑप्शन ये है फ़ायदे नुकसान, तीसरा ऑप्शन ये है फ़ायदा नुकसान। ठीक है। अब पेशेंट को जब आप गाइड करते हो, पेशेंट को जब आप समझाते हो और फ़ायदा और नुकसान दोनों बताते हो, अब ये पेशेंट के ऊपर है कि वो अपने लिए क्या चूज़ करता है। एग्जैक्टली। कुछ लोग कहते हैं कि जी हमने इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग फिर Informed इसी तरह decision से making, होती है कि आप पूरा मंजरनामा उसके सामने रखें एंड लेट द पेशेंट चूज। एग्जैक्टली। सो वो जाते हैं, उनको टाइम दें। अगर बहुत ही इमरजेंसी नहीं है, जिस तरह ऑन गोइंग हार्ट अटैक है या बहुत ही इमरजेंसी कोई चीज़ है, उसमें तो ज़्यादा टाइम नहीं होता, तो हम फैमिली को बुला के उसी वक्त बता देते हैं कि जी ये करना चाहिए। लेकिन अगर टाइम है, पेशेंट स्टेबल है, सारी चीज़ें ठीक हैं, हम उनको कहते हैं आप जाएँ अपनी फैमिली में, अपने साथ, अपने किसी जानने वाले के साथ, जो आप समझते हैं, लोग मशवरा करते हैं, आप मशवरा करें। अगर आप एग्री करते हैं, कम बैक टू अस, आप बताएं कि हम आगे कैसे प्रोसीड करें। अच्छा शरियानी सर, एंजियोग्राफी के ऊपर अभी बुनियादी स्टेज के ऊपर हैं कि मामूली सी टांग हुई हैं, तो जैसे आपने बताया कि इनिशियल उसमें पेशेंट को बजरिया अद्वियात, तो उस केस में हम किस किस्म की अद्वियात होती हैं और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन क्या सजेस्ट किए जाते हैं पेशेंट को? ओके, सो याद रखें, दिल की जो शरियानों की बीमारी है ना, वो एक चीज़ कोई स्पेसिफिक लाइन नहीं आप कर सकते कि सिर्फ आप ये करें तो सब ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कोई यूनिवर्सल ट्रीटमेंट नहीं है। यूनिवर्सल ट्रीटमेंट ऐसे है कि मल्टीपल चीज़ें या मल्टीपल फैक्टर्स मिला के और डिफरेंट चीज़ें मिला के आप उसको आगे लेके जाते हो। लेट्स सपोज किसी को कम बीमारी है, तो आप उनको कहते हो कि जी ये बीमारी तो अब आ गई है, इसके लिए फ़िलहाल हम दवाइयाँ शुरू कर देते हैं, उनका लिपिड प्रोफाइल है, उनका आजकल लिपो भी आ गया, लाइपोप्रोटीन ए आ गया, या कोई रिस्क फैक्टर्स हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग वगैरह, उसके हवाले से ओबेसिटी है, वज़न कम करना, खाना पीना उनका कैसा है उसको वो करना, वॉक कितनी कर रहे हैं, एक्सर्शन कितनी है, एक्सरसाइज कितनी है उसको। सो ये सारे फैक्टर्स मिल के उनको एक प्लान देना कि थोड़ी बीमारी है, मॉडिफिकेशन भी है, प्लस थोड़ा सा हम सहारा अद्वियात का भी ले लेते हैं, दवाइयों के ले लेते हैं, साथ में वो फैक्टर्स मैंने जिस तरह शुरू में जिक्र किया, कुछ चीज़ें हैं जो फिक्स्ड हैं, जेनेटिक्स हैं वो फिक्स्ड हैं, माँ बाप की तरफ से कोई चीज़ मिली है वो फिक्स्ड है, खानदानी बीमारी है, बढ़ती उम्र फिक्स्ड है, उसमें कोई कंट्रोल नहीं है। कुछ चीज़ें फिक्स्ड हैं, उसको तो आप नहीं वो कर सकते। जो चीज़ें फिक्स्ड नहीं है, जो ट्रीटेबल चीज़ें हैं, जो चेंज कर सकते हैं आप, उनको आप ट्रीटमेंट पे डाल देते हैं। साथ में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है कि उनको एक्टिविटी कितनी करनी चाहिए, उनको खाने में अब क्या, अभी तक जो कर रहे थे वो तो हो गया, आगे जाके अगर आप चाहते हैं कि ये बीमारी मज़ीद ना बढ़े, तो आपके खाने में, आपकी वॉक में, आपके काम काज में, आपके सोने को हम आजकल बड़ा लाइट लेते हैं, हालांकि स्लीप इज़ वन ऑफ द बेस्ट हीलर्स। यस, ठीक है। सो नींद का पूरा होना, स्ट्रेस का कम होना, और तो ये सारे जितने रिस्क फैक्टर्स हैं उनको आप एड्रेस करते हैं, तब जाके जो हार्ट डिजीजेज हैं या हार्ट अटैक हैं उसका रिस्क कम होता जाता है। और ये मुश्किल चीज़ें नहीं है, कहने को तो मैंने बहुत सारी चीज़ें कह दी तो लोग परेशान हो जाएंगे कि यार इतनी सारी चीज़ें कौन करेगा। मैं आपको नॉर्मल सी चीज़ बता दूँ, खाना हम रोज़ खाते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें, 24 घंटे हैं, आधा घंटे अपने एक्सरसाइज के लिए आधा घंटा, हाँ बिल्कुल ठीक है। उसके बाद दवाई आपको ऑलरेडी लिख दी है, उसके साथ देखें कि आपकी तकलीफ कैसी चल रही है। और दवाई भी बड़ी सस्ती हैं सर, ये ठीक है, सिंपल दवाइयाँ हैं, ठीक है, सस्ती सी दवाई डायबिटीज़ है, अच्छा उसका ख्याल रख लें। अब इलाज तो आप वैसे भी करा रहे हैं ना, Exactly. लेकिन उसका अच्छा इलाज करवा लें। प्लस ब्लड प्रेशर है, उसका वज़न है, कम करना शुरू करें, स्मोकिंग है, छोड़ दें, ठीक है। बाहर के खाने हैं, आजकल फास्ट फूड्स का तो बिल्कुल ही सर बहुत ही अब आप देखें हमारे जो एक्चुअली जनरेशन फैल गई है बाहर के खानों की, फैली हुई है। सो आप अंदर घर के अंदर रहते हुए जो आपके पास मौजूद सहूलियात हैं उसी के अंदर थोड़ी सी चेंज करके आप ये सब कुछ अचीव कर सकते हैं। आपको कोई महंगी चीजें करने की जरूरत नहीं है, Exactly. वॉक पे कोई खर्चा नहीं है, आप जो खा रहे हैं वही खा रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन का मामला है, सिलेक्शन का मामला है, क्या करना है, ठीक है। अब आप लेट्स सपोज घी वाली चीजें खा रहे हैं, तली हुई चीजें खा रहे हैं, कढ़ाइयाँ खा रहे हैं हर रोज,
ख़ास तौर पे शनिवारी खाया जा रहा है जी रोज। शनिवारी, अब आप पेशावर में हैं तो आपको पता होगा, ठीक है। अब अच्छा, दूसरा हमारा खाने का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। प्रॉब्लम हमारा ये है कि हमारा खाने का, एक तो खाना बड़ा अजीब सा है और फिर खाने का तरीका भी बड़ा अजीब सा है। आप बाकी मुल्कों में जाएं ना तो खाना बड़ा डिफरेंट है। बिल्कुल सर। हमारा खाना गंदम चावल और घी से शुरू होता है और गंदम चावल और घी पे ख़त्म है। एग्जैक्टली। ठीक है। लोग हमारे यहाँ अक्सर कहते हैं कहाँ जा रहे हैं? खाने के लिए। कहाँ से आ रहे हैं? खाना खा के। यार वहाँ जाने, यार खाना खा के चलते हैं। यार वो हमने ये काम कर, यार खाना खा लें फिर। सो हमारी जिंदगी, तरजीह जो हमारा है ना, दिन है जो ही है खाना। वो खाने से ही शुरू, सर खाने पे शादी ब्याह खत्म। के ऊपर देखें, लोग ऐसे खाते हैं जैसे शायद इसके बाद दोबारा मिलेगा ही नहीं, कहत आ जाएगा। ठीक है। अब उसमें सबसे जो कॉमन चीज़ें हमारे खाने में, अब आप देखें, मीठा बहुत ज़्यादा, घी बहुत ज़्यादा, और घी की क्वालिटी भी देखें। सो एक है क्वालिटी, एक है क्वांटिटी। क्वांटिटी। क्वालिटी ये कि आप क्या चीज़ खा रहे हैं, क्वांटिटी ये कि आप कितना खा रहे हैं। अच्छा, गंदम देखें, गंदम का इस्तेमाल बेतहाशा, और उसकी कितनी शक्लें हैं, रोटी भी है, बकर नाश्ते खाने में भी गंदम रस है, भी है, दोपहर सारे। में भी गंदम है, रात में भी गंदम है। नाश्ते में भी गंदम, या पराठा या रोटी या नान या किसी सूरत ब्रेड में। लोग कहते हैं जी मैं ब्रेड खा रहा हूँ। बहुत सारे मेरे पेशेंट होते हैं, सर मैंने नान रोटी छोड़ दी, मैं ब्रेड खा रहा हूँ। तो वो भी गंदम से बनी है, गंदम से उसी बनी की प्रोडक्ट है। सर वो मैं पराठा नहीं खा रहा, मैं नान पे आ गया हूँ, गंदम है। फिर राइस, ठीक है। सो आप अगर बाहर लोगों को देखें ना, या जो अच्छे जिनकी डाइट वो है, हैबिट्स हैं, उनको आप देखेंगे ना, उनको वो शुरू ही सैलड वगैरह, फ्रूट से या बाकी चीज़ों से, अब वो जितनी भी चीज़ें खाएंगे वही दालें हैं, लोबिया है, चना है, सब्जियां जितनी भी हो हैं, सकता है उबाल कर खा लें, गोश्त ऑयल है, चिकन, गोश्त चाइनीज किसी फूड भी में तरह देखें का। सर, ऑयल यूज ही नहीं करते ठीक है। वो लोग लेकिन ऑलमोस्ट। सारी चीज़ें हैं वही, आप देखेंगे वो वैसे ही खा रहे होते हैं चम्मच के साथ। और उसके बाद में अगर थोड़ा बहुत अगर कोई ब्रेड खा लिया या छोटा मोटा पीस खा लिया, उनके पीस पड़े होते हैं। हमारे तो ये नान पड़े होते हैं, ये अगर आपने चावल निकाले तो अफगानी रोटी उसमें देखें निकाले सर, हैं। इतनी बड़ी तो रोटी होती है। ठीक है जी। सो एक तो ये कि आप खा क्या रहे हैं और फिर आप कितना खा रहे हैं। सो मीठा, घी, गंदम, चावल, दिस इज लीडिंग टू अ डिजास्टर। ये तबाही हो रही है हमारी कौम की। और मैं आपको उसके एक सिंपल मिसाल ये दे दूँ। 2009 के फिगर्स हैं या 2010 के डायबिटीज़ या शुगर के जो अमराज या बाकी दी अमराज जो थे, ख़ासतौर पर डायबिटीज़, वॉज अराउंड 10%। 2024 के अभी फिगर्स जो रिलीज हुए लास्ट ईयर, डायबिटीज़ पाकिस्तान में लीडिंग कंट्री बनी पाकिस्तान। पूरे साउथ एशिया में नंबर 1 पे आ गए सर। नंबर 1 पे आ गए, 34%। जी। सो 2010 से 2024 में 15 साल या 14 साल में हमने 3 टाइम्स डायबिटीज में अचीव किया। अभी ये सब वो फिगर हैं जो रिकॉर्ड पर हैं, साइलेंट मिलियंस हम काउंट नहीं कर रहे। एग्जैक्टली, अब उसी तरफ आ रहा हूँ। 3 गुना सिर्फ डायबिटीज में इजाफा हुआ है 15 साल के अंदर। ऐसा हमें सोचना चाहिए कि इन 15 साल में ऐसा क्या हुआ है कि हमारी 10% से हम 34% पे चले गए हैं। 1, ये 34% वो हैं जो आके चेकअप करा के रेगुलर ट्रीटमेंट और रजिस्ट्री में हैं, कि कहीं उनका रिकॉर्ड मौजूद है। ऐसे लोग जिनका रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है लेकिन ट्रीट हो रहे हैं। ऐसे लोग जो बगैर ट्रीटमेंट के लग रहे वो चल रहे हैं कि हमने नहीं, बस शुगर थोड़ी बहुत है। काफ़ी सारे पेशेंट आपको ये कह रहे होते हैं शुगर है, छोटी मोटी थोड़ी बहुत है लेकिन ज़्यादा नहीं है, हम इलाज कुछ कर रहे नहीं, इलाज नहीं कर रहे, यू ट्रीट ही नहीं हो रहे। प्लस अनडायग्नोस्ड, किसी को पता ही नहीं है कि उसको शुगर है। हमारे पास अक्सर आते हैं जब ये हम हार्ट के लिए सर्जरी के लिए या उसके लिए स्क्रीनिंग कर रहे होते हैं, उसमें हम HbA1c या बाकी टेस्ट जब कराते हैं, नहीं हमें तो नहीं पता है कि आपका टेस्ट ज़्यादा है, नहीं हमें आज तक किसी ने नहीं बताया। फिर जो प्री डायबिटीज़ हैं, जिनको अभी डायबिटीज होने वाली है, अगर उन्होंने एहतियात बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, उस तरफ गया तो आप सरहद पार कर गए, पार कर गए, उनको पता ही नहीं है कि प्री डायबिटीज भी कोई चीज़ है। सो ये सारे रिस्क फैक्टर। सर आपको याद होगा, देखें 29 साल हो गए मुझे MBBS किए हुए और हाउस ऑफ किए हुए, 23 साल आपको हो गए। आपको याद होगा उस ज़माने में शुगर और मोटापा, हम एक नोशन ये बना हुआ था कि ये अमीरों की बीमारियां हैं और बड़ी एज की बीमारी हैं। अब आपका क्लिनिकल एक्सपीरियंस, आपके मुशाहिदे में रोज़ ये बात आती होगी कि ना ये अमीरों की बीमारियां रह गई हैं और ना ये बूढ़े लोगों की बीमारियां रह गई, अभी यंग एज ग्रुप में भी आ गई हैं और गरीब लोगों में भी हो गई हैं। तो उसमें फैक्टर्स जो जिस आपने बताया वो फिर हमारे यही है कि जो हमारे इख्तियार में चीज़ें हैं हमने उसका बड़ा बेदरीख इस्तेमाल किया है।
मैंने 15 साल की मिसाल दी ना, हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। सो अब आप ये सोचें कि डायबिटीज़ अगर 3 गुना बढ़ सकता है तो बाकी बीमारियां भी बड़ी होंगी। एग्जैक्टली। ठीक है, अब हमने आगे करना क्या है इसका? या तो हम यहीं बैठ जाएं कि बस अब तो हो गया, या हम उसके लिए कुछ करना शुरू करें। और मैंने आपको बताया, घर के अंदर रहते हुए, अपने ऑफिस में रहते हुए, आपको कोई एक्स्ट्रा चीज बगैर करने को की खर्चा जरूरत नहीं किए है, सिर्फ बगैर अपने कोई थोड़ा खर्चे तर्ज किए, जिंदगी तब्दील करना है थोड़ी सी और आप तब्दीली, चीजें में थोड़ी सी जिंदगी में अपनी तब्दीली सुस्ती ला को सकते हटाना हैं। है, थोड़ा सा माइंडसेट अपना चेंज करना है कि ये अमीरों की बीमारी है, ये बूढ़े लोगों की बीमारी है, ये नहीं। अब जो बीमारियां आ रही हैं, या जो हमें तशखीस भी ज़्यादा अब हो रही है, क्योंकि अब ज़्यादा टेस्ट और ज़्यादा हेल्थ केयर भी एक्सेसिबल हो रहा है। Exactly. पुराने ज़माने में इतनी सहूलियात नहीं थी, सो अब डायग्नोसिस भी बढ़ रही है। देखें, आप जो खाएंगे, जो पिएंगे, जो अपनी ज़िंदगी के साथ आप आज कर रहे हैं, 5 से 10 साल में इसका रिजल्ट आएगा। मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को ये समझाता हूँ, मैं कहता हूँ आपने जिस तरह से 20s में 20 से 30 तक अपनी ज़िंदगी गुजारी, उसका असर आपको 30 से 40 में भुगतना पड़ेगा। अच्छा किया तो अच्छा, बुरा तो बुरा। 30 से 40 में आपने जो गुजारा, वो 40 से 50 में सामने आएगा। 40 से 50 के दरमियान जो आपने गुजारा, वो वो 60 आपको से 70 में 60 आएगा। से 70 साल की उम्र में आपको उसका। अब ऐसे लोग हैं, लेट्स सपोज, जिसको कोई बीमारी नहीं है और वो कह रहा है कि यार मेरे अगले 10 साल अच्छे हों, वो आज से शुरू करेगा। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, जब बीमारी हो जाती है, हार्ट अटैक हो जाता है, चीज़ें हो जाती हैं, उसके बाद उसको उबले हुए खाने और उबले हुए टिंडे और वो कद्दू खिलाना शुरू कर देते हैं, या लहसुन कोई खिलाता है, कोई अदरक खिलाता है, कोई क्या खिलाता है, कोई क्या खिलाता है। वो टाइम गुजर चुका है। असल में रिएक्टिव अप्रोच है हमारी, प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं है। प्रोएक्टिव अप्रोच क्या है कि अगले 10 साल आपने कैसे गुजारने हैं, जी उसके लिए आज से 10 साल का तैयारी करें। आपने एहतियात करनी है। जी, अगर ये 10 साल आपने अच्छे गुजारे, अगले 10 साल अच्छे गुजरेंगे। अगर ये 10 साल में आपने अपने साथ जो भी लापरवाही की, उसका खमियाजा, उसके जो रिजल्ट्स हैं, वो 10 साल। सो ये 5 to 10 ईयर्स में ये बीमारी डेवलप होती है। जिस तरह मैंने पहले सेंटेंस में कहा था, ये एक दिन की बीमारी नहीं है। सो आज आप अपने साथ जो कर रहे हैं, या इन 5 सालों में, 10 सालों में जो करेंगे, उसके रिजल्ट 10 साल में आएंगे। और 10 साल बाद आप कहीं ना कहीं बैठ के अपने चेकअप या अपने टेस्ट करवा रहे होंगे, डॉक्टर साहब मुझे तो तकलीफ शुरू हो गई है। अच्छा सर, ये बात तो अभी हुई उन लोगों की जिनकी एंजियोग्राफी पे बहुत ज़्यादा अभी बीमारी इब्तदाई स्टेज के ऊपर है, शदीद नहीं हुई। फर्स्ट करें स्टेंट भी डालना पड़ गया है, ज़रा शदीद बीमारी थी और स्टेंट 1 या 2 स्टेंट भी डालने पड़ गए। ये जो स्टेंट हम डालते हैं, ये मेटल के आजकल तो बड़ी एडवांस्ड मेटल्स हो गए हैं, पहले खाली स्टील के आते थे। अच्छा, इसकी लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस कुछ हो सकती हैं सर लेटर इन लाइफ, लाइफ के 5-10 साल के बाद इनके अंदर भी कोई कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं? देखिए, कोई भी जो इंटरवेंशन इस वक्त है ना, वो 100% तो नहीं हो सकती कि आपकी नॉर्मल कुदरती जो अल्लाह ने जो दिया है, नहीं आप रिस्टोर कर वो अल्लाह की सकते, तरफ उसको से। बहाल नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब इंसान की ईजाद करदा जो चीज़ें हैं, वो ठीक है, पहले से बहुत इम्प्रूव हो गई हैं, लेकिन अभी भी वो 100% बेहतरी की गुंजाइश तो हर वक्त मौजूद है। ठीक है जी। सो 100% अभी तक किसी चीज़ ने अचीव नहीं किया। स्टेंट में एक तो ये कि देखें, सही वक्त पे सही जगह स्टेंट डालना, और वाकई स्टेंट डालने की ज़रूरत होते हुए स्टेंट डालना, प्लस किसी को अगर स्टेंट की ज़रूरत नहीं है और स्टेंट डाला जाए, या किसी की बीमारी स्टेंट से ज़्यादा है और उसको फिर भी स्टेंट डाले जाएं, और वो ये एक्सपेक्ट करे कि मेरी अगली सारी ज़िंदगी ठीक गुजर जाए, ये नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि वो बीमारी ही स्टेंट की नहीं थी। सो अगर बाद में वो स्टेंट खराब होता है या बीमारी बढ़ जाती है, तो वो होता है। आपको बाद में पता चलेगा कि जी वो है। कुछ लोग सर्जरी की तरफ नहीं जाते कि जी मुझे डर लग रहा है, या सर्जरी बहुत बड़ी है, या इतनी तकलीफ कौन बर्दाश्त करेगा, क्योंकि सर्जरी को इतना डरावना बना दिया गया है कि लोग खौफ खाते हैं। सर तो नाम ही बड़ा खौफनाक है, ओपन हार्ट सर्जरी। ओपन हार्ट सर्जरी, आम मतलब ठीक है जी, ओपन हार्ट सर्जरी। वो कहते हैं डॉक्टर साहब फिलहाल मैं स्टेंट डाल दूंगा, जब स्टेंट बंद हो जाएंगे फिर देखी जाएगी। ठीक है, तो स्टेंट के अपने फायदे नुकसान जरूर है। स्टेंट लाइफ सेविंग भी है, फिर दूसरा दवाई भी आपने खानी है बाद में रेगुलर। स्टेंट लाइफ सेविंग है जी, बहुत सारे कंडीशंस में आपके लाइफस्टाइल जान बेहतर हो जाता बचाने है, वाली चीज़ आपकी है। जान बचाने वाली है, लेकिन आपके लाइफस्टाइल भी बेहतर हो जाता है। आपको वो चीज़ें जो आप नॉर्मल एक्टिविटी नहीं कर सकते, स्टेंट के बाद कर सकते हैं। अर्ली रिकवरी, यस, अगले दिन 2-3 दिन, हफ्ता 10 दिन बाद आप नॉर्मल रूटीन में आ जाते हैं। अब आगे इसकी एहतियात नहीं है। स्टेंट के साथ कुछ दवाइयाँ हैं जो लाइफ टाइम चलनी है, लाजमी आपने खानी है। उसमें कमी बेशी हो सकती है, कम ज़्यादा हो सकते हैं, खत्म नहीं हो बंद सकती। नहीं हो सकती। ये हमारा कंसेप्ट है। मैंने स्टेंट डाला था, 2-3 साल में ठीक रहा, उसके बाद मैंने दवाइयाँ छोड़ दी क्योंकि मैं ठीक था। आप तो ठीक थे, लेकिन अंदर जो बीमारी थी वो तो चल रही थी। सो स्टेंट के बाद भी
उसकी ख्याल एहतियातें करना, कुछ करनी होती है। एहतियात करना, अगेन दवाइयाँ और वो फैक्टर्स जो हमने डिस्कस किए उनको कि थोड़ा सा लाइफस्टाइल मॉडिफाई मॉडिफिकेशन करें, आपने थोड़ा बहुत आप थोड़ी सी वॉक करें, थोड़ा सा खाने को मॉडिफाई करें, थोड़ा सा अपनी नींद को बेहतर करें, डायबिटीज़ को, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करें, स्मोकिंग छोड़ें, वज़न कम करें। ये वो सारी चीज़ें हैं जो आप घर बैठे आराम से कर सकते हैं। अच्छा सर, अब दुनिया लेस मेटल की तरफ भी जा रही है, नया कॉन्सेप्ट है, आई एम श्योर कि बीइंग एन एक्सपर्ट आप उससे अवेयर होंगे। वो भी मुख्तसरन बता दीजिएगा कि स्टेंट का मुतबादिल अब कोई ऐसे बैलून्स भी आ गए हैं जो स्टेंट की का मुतबादिल हो सकते हैं। सो जिस तरह मैंने कहा ना कि कोई चीज़ 100% नहीं है। सो पूरी दुनिया इस वक्त अगेन एक कंटिन्यूस स्ट्रगल में है, एक फाइट है इस डिजीज़ के अगेंस्ट कि हम बेहतर से बेहतर क्या चीज़ कर सकते हैं। और इत्तेफाकन आज सुबह ही हमारी डिस्कशन, जो आज हमारी मीटिंग थी और सुबह हमारा जो रैंड राउंड प्रेजेंटेशन थी हमारी, वो ड्रग कोटेड बलून और ये स्टेंट और एसी पे थी। ये जो बलून पुराने वाले थे वो तो सिंपल बलून थे, वो खोलते थे आर्जी तौर पर, वो खुल जाता हम था, फिर खुलाते उसके थे बाद उसको, जल्दी वो शरेयान खुल जाती थी और हम निकाल वो लेते वापस थे बंद हो उससे। जाते थे। अब स्टेंट में भी प्रॉब्लम्स आते हैं, स्टेंट के भी अपने इश्यूज हैं। अगेन बेयर मेटल स्टेंट जब होते थे सिर्फ मेटल होता था, ISR फिर बहुत ड्रग कॉमन था जी कोटेड उसमें। हाँ आए, जी। फिर अब ड्रग्स में भी डिफरेंट ड्रग्स, जनरेशन ऑफ ड्रग्स चेंज हुए, पहले कोई और जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, वो फिर अब बलून्स में भी ड्रग कोटेड बलून्स आ गए, दवाई वाले बलून, ठीक है। उसके आज हम रिजल्ट्स कंपेयर कर रहे थे, तो वो भी एक नई होप है, एक अच्छी चीज़ अच्छा, है। हौसला अफजा कई उसकी। कंडीशंस में अब ये देखें, ये सारी जितनी चीज़ें हैं ना, ये हर किसी के लिए नहीं है कि मैं सबको बलून करूं, एग्जैक्टली मैं स्टैंडर्ड सबको नहीं है। स्टेंट करूं। देखिए हर मैं पेशेंट मुनफरिद है, हर पेशेंट को आप मुनफरिद तरीके से ट्रीट तो करेंगे। सबकी सर्जरी हो सकती है? नहीं। सबके स्टेंट हो सकते हैं? नहीं। सबके बलून होने चाहिए? नहीं। सबको आप दवाइयों पे डाल सकते हो? नहीं। हर बंदे के लिए उसके बीमारी के मुताबिक और रिस्क सर फैक्टर जैसे के हमारा मुताबिक लिबास है कि हमें टेलर करना होता है, एक शख्स के कपड़े दूसरे को नहीं आएंगे, उसी तरह मरीज का भी एक्सपर्ट ने एवेलुएट करना है कि उनको क्या चीज़ सूट करती है। बिल्कुल। अब हम सर आते हैं आपकी कोर स्पेशलिटी की तरफ। सर माशाल्लाह आप कार्डियक सर्जन हैं, आपके पास फिर कौन से केसेस आते हैं जिसमें या तो स्टेंट की गुंजाइश नहीं होती या बीमारी इतनी ज़्यादा एडवांस्ड होती है कि आप कितने स्टेंट डाल लेंगे, तो वो कौन सी कंडीशन होती है कि जब पेशेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट आपके पास रेफ़र करते हैं कि जनाब प्रोफेसर तारिक साहब अब ये आपका केस है। अब मैं इससे एक स्टेप आपको और आगे लेके चलता हूँ। जी। ज़रूरी नहीं है कि बीमारी सिंपल हो तो स्टेंट ही डाला जाए। कुछ केसेस में सिंपल बीमारी में भी सर्जरी के रिजल्ट्स स्टेंट और दवाई से बेहतर है। एक कॉमन शरियान, जो बड़ी शरियान है दिल की, जिसको हम एलएडी कहते हैं जी, एलएडी में हम यहाँ सीने के अंदर से ही एक रग जिसको लीमा कहते हैं वो निकाल के और वो डायरेक्ट लगा देते हैं, पैर से, पैर वाली नस या हाथ वाली नस नहीं लगाते। उसके रिजल्ट दुनिया में किसी भी स्टेंट या करंटली मौजूद जितने बलून्स हैं उससे बेहतर है। अच्छा उसमें शायद इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, उसमें मेरे ख्याल फिर वो ड्रग्स भी लेने की भी जरूरत नहीं होती, शायद कम दवाइयाँ, कम दवाइयाँ होंगी। मैं आपको बता रहा ये फ़ायदा हूँ, हो दिल गया की बीमारी लग गई तो दवाइयाँ ख़त्म नहीं हो सकती, ख़त्म नहीं हो सकती, कम या ज़्यादा हो सकती हैं। अब दिल की बीमारी आ तो गई, हाँ सर्जरी के बाद दवाइयाँ कम लेनी पड़ती हैं। एग्जैक्टली। कंपेयर टू स्टेंट या कंपेयर टू बलून दवाइयाँ कम देनी, प्लस उसके रिजल्ट्स बेहतर हैं एज कम्पेयर टू दैट। हाँ सबकी सर्जरी करनी है नहीं। सो देयर आर एरियाज जिसमें हम स्टेंट की तरफ जाते हैं, जिसमें हम बलून की तरफ जाते हैं, जिसमें एक तो शरियान की किस्म सर आपने बता देंगे कि एक बहुत बड़ी शरियान लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है, एलईडी जिसे हम कहते हैं, वो उसमें अगर प्रॉब्लम है तो मेरा ख्याल है कि जैसा आपने फरमाया है सर्जरी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। सर्जरी इज़ द बेस्ट ऑप्शन बिकॉज वो जो हम चेस्ट से आर्टरी निकाल के उसके ऊपर लगाते हैं वो लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स अच्छे देते हैं। और कुदरती चीज़ है, और कुदरती चीज़ है, बैरूनी कोई आर्टिफिशियल चीज़ नहीं डाली, नहीं। दैट इज़ द ब्यूटी। एग्जैक्टली। सो इसीलिए उसके रिजल्ट भी बेहतर हैं क्योंकि आपने कुदरती आर्टरी उसी पे लगा के, और वो आर्टरी ही है, सो आर्टरी ही आर्टरी पे लग रही है और उसकी सप्लाई बेहतर हो जाती है, आप जिंदगी गुजारें। प्लस आपने अब ख्याल ज़रूर रखना है, ये नहीं कि बेफिक्र हो जाएं और जहाँ जो मर्जी खाएं ठीक है। फिर उसकी तरफ आते हैं कि जी कॉम्प्लेक्स बीमारी है, ठीक है, 1 2 3 शरियानों। फिर ऐसी जगह बीमारी है जहाँ पे स्टेंट नहीं डल सकता, लेफ्ट मेन है, ब्रांच कोई लियन है, अब लेफ्ट मेन जो बिल्कुल मेन आर्टरी निकल रही है उसमें है। अच्छा ब्रांच में कहते हैं कि जी अब ये मेरी रग डिवाइड हो रही है, अब यहाँ स्टेंट डालूंगा तो ये बंद हो रही है, यहाँ स्टेंट डालूंगा तो ये बंद हो रही है, अब उसमें स्टेंट करना लोग करते हैं, हो रहे, लेकिन रिजल्ट्स क्वेश्चनेबल है। एग्जैक्ट, ठीक है जी। उसके बाद वो आर्टरीज जिसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा है, ब्लैक बर्डन इतना ज़्यादा है, होता है इतनी सख्त जमी हुई है
कि वो उसको कार्डियोलॉजिस्ट खोल ही नहीं पाता, बलून काम ही नहीं करता उसके ऊपर, और अगर बलून खोल भी दे या स्टेंट डाल भी दें उसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट अच्छे नहीं होते। दोज आर द केसेस जिसको सर्जरी का ज़्यादा फ़ायदा होता है। सो आता हूँ दोबारा, देर आर पेशेंट्स जिनमें सर्जरी का फ़ायदा, जिनमें स्टेंट का फ़ायदा है, कुछ में दवाइयों का फ़ायदा है, लेकिन देर आर पेशेंट्स जिसमें अब सर्जरी का फ़ायदा है। सर्जरी के यूजुअली वो सिंपल पेशेंट भी हो सकते हैं, वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, और वो पेशेंट भी हो सकते हैं जिनमें उन्होंने स्टेंट के अटेम्प्ट किए भी लेकिन नहीं हो सका, तो कामयाब नहीं हम हो सका। सर्जरी की तरफ चले गए। ठीक, एक जो कॉमन में सबसे बड़ा जो मिसकंसेप्ट है वो बताना चाहता हूँ, बाकी बहुत सारे इस पे, इन सारे सवालों पे सारा दिन बहस हो सकती है जी बिल्कुल। बट टाइम के उससे हम डायबिटिक्स, कैल्सिफाइड लीजन्स, एग्जैक्टली। और एक से ज़्यादा नस में बीमारी, और ख़ास तौर पे एलएडी, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, एलएडी में अगर बीमारी है उसमें सर्जरी के रिजल्ट्स बेहतर हैं बाकी लोगों से, ख़ासकर शुगर के पेशेंट्स में। हमारे यहाँ कंसेप्ट है कि शुगर के पेशेंट का ऑपरेशन नहीं हो सकता, ज़ख़म ख़राब हो जाते हैं, ज़ख़म हील नहीं होते, मरीज़ बेहतर नहीं होते, मरीज़ों को प्रॉब्लम्स होती हैं, उनका एक रिस्क है। लेकिन ये देखा गया है पूरी दुनिया में कि शुगर के पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट्स का अगर बाईपास या ऑपरेशन किया जाए तो उसके रिजल्ट बाकी चीज़ों से बेहतर हैं। अगेन वही बात, रिस्क वर्सेस बेनिफिट वाली और बात आ गई। रिजल्ट जब हम बात करते हैं, एक तो आपने किसी की ज़िंदगी मौत का मसला बना हुआ है, उसी वक्त हार्ट अटैक चल रहा है और वो बंदा खुदा ना खास्ता उसको मौत आ सकती है, उस वक्त तो आपने अगर स्टेंट कर दिया और उसकी ज़िंदगी बचा ली, ये बहुत बड़ी नेकी है। एग्जैक्टली। लेकिन अगर एक बंदा बैठा हुआ है, स्टेबल है, और एक बंदे इलेक्टिव को अगर उस आपने वक्त करना है, वो नहीं, जब आपके पास टाइम है कि आप फैसला करें, कर सकते हैं, तो उस सूरत में उस वक्त, कई सूरतों में सर्जरी ज्यादा देर उस बाद वक्त और सर्जरी effective है। डायबिटिक पेशेंट्स में ज़्यादा एडवांटेज देती है। और एडवांटेज क्या है? 1 साल, 2 साल, 3 साल या महीने की नहीं, 10 से 15, 20 साल की बात हम कर रहे हैं, उसमें सर्जिकल एडवांटेजेस ज़्यादा हैं। प्लस स्टेंट हर रग में नहीं डल सकता या हर जगह नहीं डल सकता। बाईपास बहुत सारे ऐसे ब्रांचेज हैं, एक तो मेन आर्टरीज है ना, फिर उसके ब्रांचेज हैं, उनको भी बाईपास किया जा सकता है। सो एक्चुअली आप पूरे हार्ट को ही खून ज़्यादा पहुंचा देते हो, जिसकी वजह से उनका फ्यूचर जो लाइफ की क्वालिटी ऑफ लाइफ है, ठीक है, ज़िंदगी बेहतर हो जाती है, प्लस वो लॉन्ग टर्म उनको फ़ायदा देता है, साल 2 साल का नहीं, लॉन्ग टर्म। सो वक्ती तकलीफ तो है कि जी सर्जरी है, ओपन हार्ट है, पता नहीं मेरा दिल का ऑपरेशन होगा तो क्या होगा। लेकिन अब तो ठीक है? टेक्निक्स इतनी एडवांस्ड हो गई हैं, जी, उसी इक्विपमेंट तरह इतना एडवांस्ड हो गया है कि अब वही सर्जरी जो शायद 8-10 घंटों में होती होगी, अब आई एम नॉट श्योर कि कितने देर में सर आमतौर पे हो 3-4 जाती, घंटे 3-4 घंटे में हो बट जाती है। 3-4 घंटे में भी मैं आपको बताऊं, एक्चुअल प्रोसीजर घंटा डेढ़ का ही है। बाकी एनेस्थीसिया का भी टाइम होता है प्री ना। वो तैयारी है, फिर वो Exactly. वो सारी चीज़ें करनी है, फिर तो मैं एक्चुअल जब ऑपरेशन का मैं टाइम जब तो खर्च शायद कुछ मिनट्स या घंटे ही होगा। घंटे, वो डिपेंड करता है कि आपने कितनी आर्टरीज बाईपास Exactly. और कितनी कॉम्प्लेक्स वो जी, एनाटॉमी है, बिल्कुल। हार्ट कैसा बिहेव कर रहा है। सो उससे पहले भी टाइम लगता है, उसके बाद में भी शिफ्टिंग में भी, और वो सारा प्रिपेयर करना, फिर आईसीयू शिफ्ट करना, और वो सारा उसमें टाइम लगता है। जो एक्चुअल टाइम है वो तो बड़ा शॉर्ट है, डिपेंड Exactly. करता है कि कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। बिल्कुल सर। अच्छा सर, हमारे यहाँ पर बाहर के तरक्की याफ्ता ममालिक में आपने भी ट्रैवल किया होगा, आई एम श्योर काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिव, और मुझे भी जाने का काफ़ी मुल्कों में इत्तेफाक हुआ। तो वहाँ पर फर्स्ट एड के ऊपर, BLS सपोर्ट के ऊपर बड़ा ज़्यादा कि हम बच्चे को भी सिखाते हैं वो कि जी इस तरह का कोई मसला हो जाए आपने क्या करना है। हमारे यहाँ पर खुदा न खासा किसी को घर पे अटैक हो जाए तो पैनिक हो जाते हैं, कोई पाँव मलना शुरू कर देता है, कोई उस पर छींटे डालना शुरू कर देता है, सारे कॉस्मेटिक मेजर्स ले रहे होते हैं। हार्ट अटैक किसी को हुआ, बेशक शाकी हो, शाइबाई हो कि जनाब इसको हार्ट अटैक हो गया है, उस सूरत में व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग टू डू एट होम? घर के ऊपर सबसे बेहतर आप क्या कर सकते हैं बिफोर द एम्बुलेंस अराइव या पेशेंट हॉस्पिटल में पहुंचता है? कुछ ऐसी अद्वियात हैं जो कि बासानी दस्तयाब हों कि कम से कम वही आप खिलाकर मरीज़ को प्रिपेयर करके हॉस्पिटल ले आएँ, वो क्या हो सकती हैं सर? इस सवाल से पहले मैं पिछले सवाल का एक हिस्सा कंप्लीट कर लूँ। जी प्लीज़ सर। आपने आपने कहा ना कि लोग डरते हैं कि मेरा ओपन हार्ट होगा, और बहुत घबराहट और तकलीफ़, और वो एक जहन में बैठ जाता है कि अब तो मैं पता नहीं क्या होगा मेरे साथ। रिसेंट जिस तरह बाकी टेक्नोलॉजीज एडवांस हो रही हैं, पहले वो तार वाले फ़ोन होते थे, घर हाँ पे जी, एक ही बिल्कुल। फ़ोन होता था, मोहल्ले में एक फ़ोन होता था, और सारे उस पर जो होते थे। आजकल पॉकेट में हर किसी के स्मार्टफोन पड़ा हुआ है। इसी तरह बाकी टेक्नोलॉजी, हर बाकी टेक्नोलॉजी हर एडवांस हुई है चीज़, सर। हर फील्ड में पित्ते का एडवांसमेंट ऑपरेशन आई इतना है। बड़ा कट लगा के सर हम पित्ते का करते थे, अब इतना सा कट इतना कट होता मालूम ही नहीं होता कि कभी पित्ते ठीक का है जी। ऑपरेशन हुआ और है। आज ऑपरेशन किया, कल घर जाएं या शाम को घर जाएं, ठीक है। द सेम हैज़ हैपेंड इन कार्डियक सर्जरी अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान के अंदर कुछ सेंटर्स ऐसे हैं
जो पूरा सीना नहीं काटते, पूरा वो सारी चीज़ें नहीं होती। अब छोटे कट से वही ऑपरेशन पॉसिबल हैं और कम टाइम में हो जाता है, और कम टाइम में हो जाते हैं, रिकवरी हॉस्पिटल जल्दी स्टे है, भी कम हो गया। हॉस्पिटल स्टे कम है, रिकवरी जल्दी हो जाती है, बैक टू वर्क, अर्ली टू वर्क, फंक्शनल लाइफ की तरफ आप जल्दी बेहतर जाते हैं। कोई बड़ा स्कार, बड़ी ये पूरी हड्डी काटना और इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। और बल्कि अभी इनफैक्ट यहाँ आते हुए जो भाई मुझे ड्रॉप कर रहे थे, वो कह रहे सर मेरे अंकल हैं और उनका बाईपास होना है, लेकिन वो डर रहे हैं कि मैं इतना बड़ा ऑपरेशन नहीं करा सकता, इतना सीना काटेंगे, मेरी हड्डी काटेंगे, उसके बाद तो मेरी वो ज़िंदगी जहन में खत्म हो तसव्वुर जाएगी, लोगों के वही पुराने बैठे कि हुए मेरी हैं तो सर। ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। कोई ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। बाईपास एक्चुअली आपकी ज़िंदगी बेहतर करता है रादर देन ख़राब करने के। वन, दूसरा, अब ये जो छोटे उसको मैंने ये फिर उनको फिर मैंने यही मतलब जी मैंने कहा देखो अगर उनको इतना डर है, बहुत सारे पेशेंट जो सर्जरी नहीं करा पाते या नहीं कराते वो डर और खौफ की वजह से उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाती। तो अब छोटे कट से वही मैंने कल जो पेशेंट किया है उनको मैंने वो दिखाया भी, मैंने कहा ये देखो ये कल का पेशेंट है। मैंने कहा सर इस पे कैसे ये लगता ही नहीं है कि आप, मैंने कहा जी इतने छोटे कट से आपका बाईपास आपकी होता है। वैल्व सर्जरी और वाओ, बाकी चीज़ें हो जबरदस्त। सकती हैं। सो एडवांसमेंट इस फील्ड में भी हैं। Exactly. हाँ, सेंटर्स अभी कम हैं, कम जगहों पे ये चीज़ें हो रही हैं, लेकिन बड़े शहर में तो ये सहूलियात हैं सर। बड़े शहरों में ये सहूलत पेशावर में मौजूद है, है। इस्लामाबाद, अपने शहर रावलपिंडी, में लाहौर, अपने करीब कराची। आपके कोई भी अगर ऐसे पॉसिबल सेंटर कोई हैं, नहीं तो पेशावर में तो हो ही रहे हैं। राइट सर। अच्छा अब हम सर वो अद्वियात कौन सी हम दे सकते हैं अगर खुदा ना खास्ता किसी को सॉरी, सो हार्ट अटैक अगर हो रहा है, सो पहली चीज़ है ये इग्नोर करना कि मुझे भी दिल की तकलीफ हो सकती है। तो पहले ये ख्याल आना ज़रूरी है कि ये दिल की तकलीफ हो सकती है। सो ये ज़रूरी है समझना कि जी ये हार्ट अटैक। और ये अलामात मैंने बताई कि मैदे में एकदम से दर्द शुरू हो जाना या चलते हुए दर्द शुरू हो जाना या पसीने बहना, उसके साथ ब्लड प्रेशर कम होना, लोग पेल हो जाते हैं, रंग उड़ जाता है, ठीक है, बाजू की तरफ जाना, सीना भारी होना, डिस्प्रीन कितनी सिंपल सस्ती दवाई है, सर। सस्ती अब तो दवाई जनरल है, स्टोर्स पर अवेलेबल है जनरल सर। स्टोर्स पे अवेलेबल है, किसी न किसी घर में अड़ोस पड़ोस में कहीं भी मिल जाएगी। आपने 300 मिलीग्राम की या 150 की या 475 मिलीग्राम की जो भी है, बट आपने 300 की डोज पूरी करनी है। उनको मुंह में दें और उनको बोलें चबाएं। एग्जैक्टली। उनको निगलनी नहीं है। जब आप उसको चबाते हैं इमीडिएटली उनको दें और चबा के जब उसके बाद वो निगलते हैं और वो सलाइवा के साथ मिक्स होकर या 1-2 घूंट पानी भी बेशक साथ पी लें, लेकिन चबा के उसकी एब्जॉर्प्शन बहुत जल्दी हो जाती है, फौरी तौर पर वो ब्लड स्ट्रीम में दाखिल हो जाते हैं, खून को पतला और करेगी। कुछ न कुछ खून को पतला करके इतना टाइम आपको मिलेगा और डैमेज को कम करने में कुछ न कुछ मदद करेगा। जब तक आप एम्बुलेंस बुलाएं, हमारे यहाँ चूँकि एम्बुलेंस का इतना टाइम पे पहुंचती नहीं है सर, फिर पहुंच जाए तो अस्पताल तक पहुंचने में लेट हो जाता है। ट्रैफिक का तो इसका मतलब है कि लाइफ सेविंग इतनी सस्ती चीज आपने बता दी, शायद 2 रुपए की गोली जिंदगी बचा सकती है। सिंपल, कहीं भी अवेलेबल हो। आपने 300 मिलीग्राम की पूरी डोज करनी है, चाहे एक गोली आपको 300 की मिल ले, 150 की 2 मिले या 75 की 4 गोलियां चबा के 1 घूंट या 2 घूंट पानी के साथ उसको चबा के और वो निगल लें। जब तक आप अपनी अरेंजमेंट करें, अगर एम्बुलेंस अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है गाड़ी में बैठें और टाइम भर पे ना गुजारें। यस। अब आता हूँ, हार्ट अटैक में सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो टाइम का है। बहुत सारे पेशेंट आते हैं, यंग पेशेंट आते रिसीव हैं डेड होते हैं और हमेशा रिसीव डेथ से जो बच भी जाते हैं, हम हमेशा फाइल पे मैं देख के मुझे दुख होता है, लेट अराइवल, लेट प्रेजेंटेशन, लेट डायग्नोसिस, सिर्फ इस वजह से कि वो घर पे टोटके आजमा रहे होते हैं। 7 अप पी लें, इनो पी लें, राइसेक खा लें, ईसो खा लें, मैदे की कोई गोली खा लें, कोई घर में कोई चीज़ पड़ी हुई है, घर के बड़ों ने मालिश शुरू कर देते हैं लोग, यहाँ मालिश कर रहे हैं, छाती पे जैतून के तेल की मालिश करो जी। मेरी एक रिक्वेस्ट है सबसे, टाइम ना वेस्ट करें। अल्लाह करे हार्ट अटैक ना हो, और हो सकता है ये हार्ट अटैक भी ना हो, फर्ज करें नहीं भी है तो डिसिप्लिन से कौन नहीं सा भी है, मर जाना है, नहीं भी है, नहीं भी है हार्ट अटैक, लेकिन अगर आप हॉस्पिटल पहुंचते हो वहाँ आपको कहते हैं कि आपको कुछ भी नहीं है, ठीक है जी अल्लाह का शुक्र, लेकिन अगर हार्ट अटैक है डू नॉट वेस्ट टाइम, टाइम ना ज़ाया करें। हम कहते हैं मिनट इज़ मसल, एक मिनट में आपका मसल ज़ाया हो रहा है हार्ट का। जितना आप जल्दी पहुंचेंगे, जितना जल्दी तशखीस होके, और इसको हम आजकल प्राइमरी पीसीआई का कंसेप्ट आ गया। प्राइमरी पीसीआई किसको कहते हैं? स्टेमी के जो पेशेंट, जो हार्ट अटैक के पेशेंट हैं, वो इमीडिएटली ईआर में रिसीव होते हैं,
अगर उनकी ECG में उसी वक्त नज़र आता है कि ST एलिवेशन एक डायग्नोसिस हो जी, जाती बिल्कुल। है, स्ट्रेट अवे उनको कैथ लैब लेके जाते हैं, वहीं पे एंजियोग्राफी करके सीधा स्टेंट डाल देते हैं। और हमारा इस वक्त चैलेंज है कि हम इस टाइम को कम से कम कर यस। सकें। उस पर बहुत सारा काम पूरी दुनिया में हो रहा है, हमारे यहाँ भी हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे पाकिस्तान के कार्डियोलॉजिस्ट और हमारी जो टीम्स हैं उसमें एफर्ट डाल रहे हैं, बट वो एफर्ट तब ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी जब लोग भी इसमें शरीक हों, हमारी कम्युनिटी इसमें शरीक हो, और वो घर पे रास्ते में इधर उधर टाइम ज़ाया ना करें और टाइम पे पहुँचें। हार्ट अटैक नहीं है, अल्लाह का शुक्र, लेकिन अगर है, वक्त पे अगर इलाज वक्त होता है इलाज, ना, हाँ जी। उसका फ़ायदा कुछ और है। सर, आपने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की, हमने काफ़ी पहलू कवर किए कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होती क्या है, शरियानों की बीमारियाँ होती क्या हैं, किस तरीके से मरीज़ में अलामात आ रही होती हैं, किस तरह तशख़ीस करते हैं, ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं, बज़रिया अद्वियात भी, स्टेंट के ज़रिए भी, ओपन हार्ट सर्जरी भी कितनी सिंपल हो गई है अब। तो मैं चाहूँगा कि इस तमाम गुफ्तगू का जो निचोड़ है, वो हमारे जो नाज़रीन हैं, व्यूअर्स हैं, उनको टेक होम मैसेज की शक्ल में आप प्लीज़ उनसे शेयर कीजिएगा सर, प्लीज़। थैंक यू अगेन, बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही। मेरा सबको बड़ा मुख्तसर सा पैगाम है, दिल से ज़िंदगी और बॉडी चल रही होती है, दिल का ख्याल रखें, दिल धड़केगा तो ज़िंदगी चलेगी। और ये धड़कन तब रुकती है जब हम लापरवाही और बेहतियाती हद से ज़्यादा बढ़ा देते हैं। अपने दिल का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, ख़ास तौर पे 3 से 4 चीज़ें। नॉर्मल जो आपका घर का खाना पीना है, उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके बेहतर बना दें। ज़्यादा घी वाली, चिकनाई वाली चीज़ें, ये जो बारबेक्यू स्टफ़ है, कढ़ाइयाँ पीके, इनको अवॉइड करें। एक आध दफ़ा कभी महीनों में हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन रोज़ाना नहीं। वर्जिश, वो वर्जिश जो जिसमें थकावट महसूस हो, एक्सर्शन हो। ये नहीं कि आप शाम को पार्क में निकले और इधर उधर वॉक किए, ये नहीं कि आप रोड पे चल रहे हैं तो आप वॉक कर रहे हैं। कई सारे लोग कहते हैं मैं तो जी सुबह से शाम तक मेरे इतने, आजकल वो स्मार्ट वॉच और स्मार्टफोन पे आती है कि जी मेरे इतने स्टेप हो गए। कोई स्टेप नहीं है। वॉक वो है जिसमें एक्सर्शन हो, जिसमें आप थक जाएं, जिसमें सांस फूले, जिसमें आपको पसीना आए, दिल की धड़कन तेज़ हो। एंड लास्टली, अपनी नींद को बेहतर करें, अपने आराम को बेहतर करें, अपने स्ट्रेस को कम करने की कोशिश करें। अगर आपको शुगर, ब्लड प्रेशर या कोई भी इस तरह की बीमारी है, या अगर आपकी फैमिली में ऑलरेडी रिस्क फैक्टर मौजूद हैं कि आपके वालिदैन में खुदा न खास्ता या बहन भाइयों में दिल की बीमारियां या शुगर या ये ब्लड प्रेशर वगैरह की बीमारियां चल रही हैं, उसको अगर आप और कम करना चाहते हैं तो अभी से अपना ख्याल रखें। दिल की बीमारी आने की कोई उम्र नहीं है कि आपको जल्दी नहीं हो सकती और बाद में होगी, या बाद में नहीं हो सकती और जल्दी होगी। ये डिपेंड करता है कि आप अपना ख्याल कैसे रखते हैं और अपनी ज़िंदगी कैसे गुजरते हैं। स्मोकिंग, ओबेसिटी मतलब वज़न का बढ़ जाना, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल में हैं, और ये आज से ही शुरू करके हम अपना कल बेहतर कर सकते हैं। आखिर में नाज़रीन, मैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद तारिक ख़ान साहब का बहुत तहे दिल से मशकूर हूँ कि पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में इंतहाई मसरूफियात के बावजूद सर ने इस अहम मौजू के ऊपर गुफ्तगू के लिए वक्त निकाला और इतनी खूबसूरत और अहम मालूमात इतने सादा फहम अल्फाज में आप तक पहुँचाई। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की एपिसोड पसंद आई होगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए डॉक्टर आमिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।